ये प्रसारण समय है हमारे दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात का, तो आइए सुने। कार्यक्रम शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोता, जब हम समाज में किसी सफल व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके पीछे छिपा रहता है उस व्यक्ति के परिवार का योगदान या उसके पेरेंट्स का सपोर्ट। हमारे माता पिता जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का निरंतर हौसला प्रदान करते हैं ताकि हमारे प्रगति पथ में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो सकें और हम एक सफल व्यक्ति बन सकें। हमारे पेरेंट्स का बच्चों की सक्सेस में बड़ा रोल होता है, बड़ा योगदान होता है और परवरिश के लिए पेरेंट्स कई प्रकार का रोल भी निभाते हैं। कभी तो वे हमारे दोस्त बन जाते हैं और कभी एक अच्छे गाइड या फिर एक अच्छे मोटिवेटर। सही मायने में कहा जाए तो बच्चों के विकास में सबसे मुख्य योगदान माता पिता या अभिभावकों का रहता है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ अच्छी पेरेंटिंग या माता पिता के सामने कुछ चुनौतियां भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनका समाधान भी आवश्यक है ताकि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के नज़रिए को भी समझा जाए। इस विषय को लेकर आज हम आपको ले चलते हैं सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्व रक्षा जी के पास, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और उनसे करते हैं कुछ प्रश्न। डॉक्टर विश्व रक्षा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कार्यक्रम शुभ प्रभात में आकाशवाणी जम्मू से बात करने के लिए। और पेरेंट्स का बच्चों के प्रति समर्पण को आप किस नज़र से देखती हैं एक सामाजिक विज्ञानी होने के नाते? राजेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर, विषय पर बात कर पा रहे हैं। पेरेंट्स को किस तरह की समस्याएं होती हैं, आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी अक्रॉस द वर्ल्ड पेरेंट्स, एजिंग पेरेंट्स, इन सब के लिए बाकायदा कानून भी है, पॉलिसीज इन प्लेस हैं। तो क्यों है? तो मुझे लगता है जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे तबके में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, हर एक कोई स्पेशल नीड होता है जिसके हम दिव्यांग भी आजकल कहते हैं, या डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो हैं, या मार्जिनाइज लोग हैं, वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में ना होके हाशिए पर रहते हैं, उनके जो समस्याएं हैं वो, या गर्ल चिल्ड्रन पे हम कितना काम करते हैं। तो उसी में मुझे लगता है कि बुजुर्ग हो रहे माता पिता जिन्होंने अपना, और स्पेशली जब हम माता पिता कह रहे हैं तो हम कंपल्सरीली उन एल्डरली लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके बच्चे हैं। मैं ज्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात करती हूँ, ऑफकोर्स ग्लोबली भी आप देखेंगे। अगर आप इंडियन फैमिली में पेरेंट्स को देखते हैं तो उनका सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ बिलीफ और अपने बच्चों की तरफ का नजरिया जो है वो अलग है। अक्रॉस द कल्चर्स आप देखेंगे कि पेरेंट्स का जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो बच्चों के प्रति प्यार होता है, तो ग्लोबल उसमें सिनेरियो में भी अगर आप देखते हैं तो पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए हर चीज जुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो फिर उनको घर से चले जाएं, अपने आप को अपने लिए खुद कमाएं, खुद पढ़ें, खुद अपना ध्यान रखें, कि जो एक का जो सिस्टम है, जो एक वहाँ पर एक सेट है और ऐसा ही उनकी वैल्यूज भी अलाउ करती हैं, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। मैं ये भी आपको याद कराना चाहूंगी, हमारे सब श्रोताओं को भी, कि अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो हम पाएंगे कि हम हमेशा से संयुक्त परिवारों में रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब जब हम आज के समय में देखते हैं तो परिवार संयुक्त से एकल हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो वो जो एक संयुक्त परिवार में पेरेंट्स को सपोर्ट थी, नातेदारी की, किनशिप की, अपने भाई बहनों की, वो अब जो है वो कम हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फैमिली साइज भी बहुत कम है, बच्चे 1-2 बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो उसमें भी फिर अगर एक के साथ पेरेंट्स रह रहे हैं तो एट द मोस्ट फिर आगे थर्ड जनरेशन, लेकिन थर्ड जनरेशन आने तक जो सेकंड जनरेशन है वो आप देखेंगे कि मूव आउट कर जाती है। मैं एक बात की और तरफ ध्यान लाना चाहूंगी, आप देखेंगे हम बहुत रैपिडली अर्बनाइज हो रहे हैं, हमारा शहरीकरण जो हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। छोटे गांव से शहर की ओर, शहर से बड़े शहर की ओर, बड़े शहर से मेट्रो की ओर, मेट्रो से विदेशों की ओर, मतलब लोग बढ़ ही रहे हैं। और
जहाँ ये शिफ्ट आ रहा है वहाँ इट इज ऑल्सो लीडिंग टू माइग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, या लोग जो है खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो मैं माइग्रेशन ही ज्यादा उसको ये भी बोलूँगी, वॉलंटियर माइग्रेशन हो रही है। 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एक है कि हर एक छोटी जगह पे वो सारी फैसिलिटीज रिसोर्सेज नहीं होते जो एक बड़ी शहर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी शिक्षा के जो रिसोर्सेज होते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना। आपने भी देखा ही होगा कि हर इंसान को लगता है कि हर चमकती हुई चीज जो है हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन इन सब का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? ज्यादा हमारे पेरेंट्स से ही हो रहा है, जितने जो आइसोलेट हो रहे हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो रहे हैं, अकेले रह जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट्स हो गए हैं कि बच्चे बड़े, ये नहीं है बच्चे जानबूझ के छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो सेट पैटर्न ऐसा हो गया है कि बच्चे जो हैं जब पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद काम के लिए जब एक नए शहर में सेटल हो जाते हैं तो फिर पीछे लौट के, और ये एक अगेन मैं बोलूंगी सोसाइटल टेंडेंसी होती है चेंज की, डेवलपमेंट की, कि हम पीछे की तरफ कम आते हैं, आगे की तरफ ही ज्यादा बढ़ते हैं। तो अब इस चक्कर में पीछे हमारे माता पिता रह जाते हैं। तो उससे जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या। पहली समस्या तो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल समस्या बहुत है, हम उसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं कि आजकल पेरेंट्स स्पेशली स्मॉलर फैमिलीज के, मतलब न्यूक्लियर फैमिली के, मैं जो नया शब्द हमेशा टर्म अपने रिसर्च में भी मैंने यूज किया और मैं कहती हूँ स्प्लिट फैमिलीज बन गई हैं। स्प्लिट फैमिलीज मतलब न्यूक्लियर के बाद भी, न्यूक्लियर होता है जहाँ पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं, उसमें जहाँ पेरेंट्स रह गए और चिल्ड्रन हैव गॉन अवे, तो पेरेंट्स लिविंग अलोन, तो अकेले रह गए जो पेरेंट्स, तो वो लेफ्ट बिहाइंड पेरेंट्स लीडिंग टू अ न्यू फिनोमेना कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं स्प्लिट फैमिली। और उसमें जो एक साइकोलॉजिकल बात आ जाती है वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम की आ जाती है कि जैसे हम नेचर में देखते हैं कि चिड़िया का घोंसला, पंछियों का घोंसला खाली हो जाता है तो उनके लिए मतलब पाला पोसा बड़ा किया और फिर जब पंख छोड़ तो उड़ान ले ली, उड़ान ले ली, वो खुद उड़ान ले लेते हैं जब पक्षी उस अवस्था में आते हैं, तो उसी तरह उड़ान ले लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसमें पेरेंट्स को देखेगा कौन, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी सेहत है, उन्होंने अस्पताल के चक्कर लगाने हैं, उन्होंने बैंक जाना है, उन्होंने पोस्ट ऑफिस जाना, आजकल चाहे डिजिटल ऑनलाइन हो गया है तो टेक्नोलॉजी शादी होना है, उनको वो सब कौन सिखाएगा और वो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया ने सोल्यूशन भी दिए हैं कि उससे करीब हुए। देखिए आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर पा रहे हैं, फिर भी वो उस एनवायरनमेंट को, नए माहौल को उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते और वहाँ खुश नहीं रह पाते। वो फिर वही ढूंढते हैं जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनके जो बड़े हुए पले, वही एनवायरनमेंट ढूंढते हैं और वापस वहीं पे लौटना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कितना भी वो नए अपने अपने मित्र बना लें या इंटरेक्शन ग्रुप्स बना लें, लेकिन जो उनका अपना कई सालों का मोहल्लेदारी, नातेदारी, दोस्ती, कलीग्स है ना, अपना जो उनका माहौल रहा होता है, चाहे वो एक छोटे जगह में हो, उसको वो हमेशा उसके लिए ना दे यर्न फॉर इट, वो मन करता है कि वहाँ लौटा जाए हो। तो ये तो ये सीधी सी बात है कि कोशिश तो वो बहुत करते हैं, जैसे मन में होता है ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहें, अपने बच्चों को फलता फूलता देखें, लेकिन उसके लिए उन्हें वो सब छोड़ना पड़ता है जो उन्होंने जिंदगी भर जहाँ अपना जीवन बिताया है। ये भी एक समस्या है कि, और फिर एक और मैं बात आपको बताऊं, फिर होता क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि हमें ओल्ड एज होम को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, मतलब एक उसकी हीन दृष्टि से देखना ना कि अच्छा ये वृद्धाश्रम में रहते हैं, इनके बच्चे कैसे नाशुक्रे निकले, इन्होंने ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। वृद्धाश्रम को हमें एक ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन समझना चाहिए। तो इनफैक्ट अब समय ये डिमांड करता है, मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस को इन सब सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स के बारे में सोचकर जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, जैसे मैं ओल्ड एज होम की बात करूँ, तो उसको सरकार जो है वो सीरियसली देखे, उस पे कुछ फाइनेंशियली भी और फंड के हिसाब से, फिर उसके कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रिसोर्सेज, फैसिलिटीज के लेवल को देखना है ना, अप टू डेट है कि नहीं है। और वहां पर इन सब बुजुर्गों का, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनके बच्चे बाहर हैं किसी कारण से, या जो किसी कारण से अकेले रह गए हैं, तो समस्याएं तो सबकी हैं। तो अगर वो वृद्धाश्रम में रह सकें, आई थिंक इंस्टीट्यूट, और ये भी होना चाहिए कि जैसे मैं अगर इस उम्र में सोचती हूँ या आप सोचें कि कल को अगर हम अकेले रह जाएंगे, हमारे चिल्ड्रन विल नॉट बी अराउंड, तो हु विल लुक आफ्टर अस? आवर स्टेट हैज टू लुक आफ्टर अस। उसके लिए अगर हमें कंट्रीब्यूट आज से ही करना पड़े कि हम दे रहे हैं अपने वेलफेयर फंड जैसा कुछ, मतलब ये सोचा जा सकता है, मेरे को ऐसे मन में आ रहा है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं
क्योंकि हम कंट्रीब्यूटर हैं, तो जब भी हमें जरूरत पड़े, बिकॉज हम एक जैसे टैक्स पेयर्स होते हैं, तो वैसे अगर हम दे रहे हैं तो हमारा एक हक बन जाए कि हम अपनी देखभाल के लिए किसी भी वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में अपनी मर्जी से रह सकते। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसे इंडियन फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारे पेरेंट्स हमें पालते पोसते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, एक अच्छा सिटीजन बना के हमें छोड़ते हैं। जब हमारी नौकरी लग जाती है, हम यहाँ काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, बच्चे पीछे भूल जाते हैं कि पीछे हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए। कंपल्सिव कहिए या कुछ और कहिए, इकोनॉमिकली कहें कि इंडिपेंडेंट होने के लिए बच्चे घर से निकलते हैं और बाद में फिर पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं? बच्चों का जब बारी आती है तो बच्चे भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब हम पेरेंट्स की सैक्रिफाइस स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों का, उनकी जो आगे अगली जनरेशन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू, तो बच्चों का भी तो फर्ज है, उनकी बिल्कुल जिम्मेवारी है कि जिस तरह से जब बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे तो पेरेंट्स ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, जरूरतों का, हाँ, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। हमें हमेशा पता होता है कि कुछ नहीं है तो फैमिली तो हमेशा है ही है, कुछ नहीं है तो हमारे पेरेंट्स तो हमेशा है, यू कैन ऑलवेज रन बैक टू योर पेरेंट्स। लेकिन उसी तरह से जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, आई थिंक उनकी जो ये स्टेज आती है जहाँ वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, तो उनकी डिपेंडेंस भी हो जाती है। और देखिए, एक आदमी के लिए जिसने सारी जिंदगी अपना ध्यान खुद रखा हो और आखिर में आके जीवन की अवस्था में उसको किसी पे निर्भर होना पड़े, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बात हो जाती है कि उसके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता होगा। हमें बच्चों को कनेक्टेड रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तो सिर्फ एनएसएस का जिक्र किया कि ये भी, क्योंकि ये एनएसएस जो स्कीम है ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है और इसमें क्योंकि यंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक जो कंपोनेंट रखा गया है सर्विस टुवर्ड्स ओल्ड इनफर्म चिल्ड्रन का, वो उसी वैल्यू को इनवाइट करने के लिए रखा गया है ताकि बच्चे जो है वो कनेक्टेड फील करें, उन्हें समझ में आए कि बड़े बूढ़ों की ना केवल इज्जत, उनकी जरूरतों का भी हमें ध्यान रखना है। ये वही बात होगी, जैसे हमारा संविधान हमें कुछ राइट्स देता है तो हमें कुछ ड्यूटीज भी निभानी पड़ती है। वैसे ही अगर हमारे माता पिता हमें पालते पोसते हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं उनके प्रति, जो उनकी ओल्ड एज में जाके उनके प्रति हम पूरा करें। एक बात मैं भूल गई कहना, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब्यूज भी होता है, पेरेंट्स का अब्यूज भी है, जो एक वर्स्ट सिनेरियो है कि साथ रह के आप पेरेंट्स का अगर अब्यूज करते हैं तो अब्यूज जरूरी नहीं कि मारपीट अब्यूज है, अब्यूज ये भी है कि आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, आपने हमको एक कोना दे दिया है कि भाई तुम तो अपने पूजा पाठ में रहो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो एक तिरस्कार जो है वो भी एलिमेंट है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एंड यस, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसके लिए some acts are also in place, वो पेरेंट्स के अब्यूज का एक एक्ट भी है। जी, तो चलिए कार्यक्रम के आखिर में आपसे इतना ही कहूंगा कि हम अपने पेरेंट्स का किस प्रकार से आभार प्रकट कर सकते हैं या उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उन्होंने जो तपस्या की हमें पालने पोसने में, हमें बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में। बहुत सारी चीजें सेल्फिश होती हैं, लेकिन एक पेरेंट्स ही हैं जिनका जो सारा अपना योगदान है वो सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के प्यार को, पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को, उनके सेक्रीफाइस को हम कभी माप नहीं सकते हैं। तो मैं कहूंगी, उनको यही सजेस्ट करूंगी, कभी मापने की कोशिश मत करिए, मत देखिए कि कितना ज्यादा है कितना कम है, जो जितना केपेबल है या मान के चलना पड़ेगा कि पेरेंट हमेशा, ऑल दो क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा मैं विद इन स्टडीज का काफी सारा मैं काम करती हूँ, तो उसमें ये देखा गया है कि फैमिली एक वायलेंस का साइट भी है, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन उस बात को परे रखते हुए पहले हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और मैं बच्चों को चाहूंगी कि एक्नॉलेज करें अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके साथ जो है वो उनके जीवन काल में एक्नॉलेज करें। जिंदा रहते हुए अगर आप जीते जी, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जीते जी हम जो उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं वो करनी चाहिए। हाँ, बाद में तो सारे ही कहते हैं, बाद में तो सब कहते हैं बहुत अच्छे थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, हम मूर्ति भी लगाते हैं, हम फोटो लगा के चंदन की माला चढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम यही भावना जीते जी
उनके लिए रखें और उन्हें एक अच्छी फीलिंग दे सकें। तो आई थिंक इससे बड़ा हमारे लिए एक थैंक यू और एक उनके सेक्रीफाइस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। जी, तो चलिए डॉक्टर विश्व रक्षा जी, आपने इस विषय पर बहुत गहन बातें हमारे साथ की हैं कार्यक्रम में, तो मैं इन सभी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा कि हमने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात की। जी, तो आशा करते हैं कि नई पीढ़ी जो है, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है हमारे पेरेंट्स के प्रति, वो उनको अच्छी तरह से निभाएंगे और हमारे पेरेंट्स जो हैं एक अच्छी स्थिति में, एक अच्छी दिशा में हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। श्रोता, कार्यक्रम सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए राजेश को अनुमति। नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। प्रस्तुति राजेश गुप्ता की थी।